नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जहां जरूरत होती है वहीं मदद पहुंचती है। समाजवादी पार्टी के नेता और विधान परिषद सदस्य शाह आलम और गुड्डू जमाली ने बुधवार को फिर एक बार इस बात को साबित किया। अपने निजी कोष से उन्होंने 4 ट्राईसाइकिल, 1 व्हील चेयर, 15 ठेले और 2,97,000 रुपए के चेक जरूरतमंदों और असहायों को वितरित किए। इस पहल में गरीबों और असहायों के चेहरे खिल उठे। गुड्डू जमाली ने कहा कि राजनीति में उनका उद्देश्य केवल जनता की सेवा करना है, न कि कोई राजनीतिक लाभ उठाना। उन्होंने बताया कि गरीबों और असहायों की मदद करना ही उनकी प्राथमिकता है और तब वे राजनीति में हैं, सेवा का काम लगातार करते रहेंगे। सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाज के वंचित और जरूरतमंद लोगों को सच्चे नेता हैं। उन्होंने आगे कहा कि पीडीए की एकजुटता के दम पर 2027 में सपा की सरकार उन्हीं लोगों के हित में बनेगी। ट्राईसाइकिल पाने वाले करण गौड़, श्याम राज, मोहम्मद अहमद, वसीम अहमद, व्हील चेयर पाने वाले अल्तमस, ठेला पाने वाले मोहम्मद सोएब, मोइनुद्दीन, अंबिका, श्रीराम राजभर, मोहम्मद आदिल, आलमगिरी सादिक, प्रभुनाथ गुप्ता, मोहम्मद हाफिज, मोहम्मद इकराम, चेक पाने वाले परनी हरखू 10,000, संदीप यादव 7,000, बिंदु जयप्रकाश 10,000, रीना पत्नी नरेंद्र कुमार 10,000, यमन जावेद 10,000, मुन्ना गुप्ता 10,000, वकाउल्ला 10,000। इस मदद से न केवल जरूरतमंदों को राहत मिली, बल्कि लोगों के बीच संदेश भी गया कि सच्ची राजनीति और सेवा का मतलब है जनता के बीच रहकर उनके काम आना। आज जमीनी स्तर पर सेवा करते गुड्डू जमाली ने यह दिखा दिया कि वास्तविक सेवा और जिम्मेदारी ही नेताओं की असली पहचान। अच्छा लगता है, लंबे समय से आप इस तरह बहुत आनंद मिलता है। दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसी से मिलती है। सच बताऊं, ये आपने बड़े वैसी बात कही कि ऑनेस्ट बात ये है कि मुझको ये करके ये सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चलो ये जो परिश्रम है, ज़िंदगी का हार्डवर्क है और जिसको मैंने मेहनत करके कुछ पाया है, उसको मैं जब इन लोगों में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ या उसका हिस्सा कुछ शेयर करता हूँ इन लोगों से, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता है कि यही मेरा रियल जो रिटर्न है। इनके चेहरे पे खुशी देखता हूँ तो लगता है कि चलो ये ज़िंदगी किसी के काम आ रही है। लंबे समय से यही माइंडसेट रहा है आपका हमेशा। कि गरीबों की मदद बेसिकली करना। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, हार्डकोर पॉलिटिशियन मैं नहीं हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। और राजनीति में आने का मकसद भी यही था शुरू में कि इसके ज़रिए हम लोग समाज के गरीब तबकों तक पहुँचेंगे और जहाँ तक हमारी बस चलेगी हम करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि राजनीति में जब मैं नहीं था तो भी आजमगढ़ गवाह है, यहाँ के लोग गवाह हैं, उससे पहले भी मैं करता रहता था। जब मैं एमएलए नहीं हुआ था उससे पहले की भी बात है और उससे लेके अभी तक चलता है। जब तक चलता रहा है, मैं ज़िंदा जब तक रहूँगा तब तक ये चलेगा। चाहे मैं एमएलए रहूँ ना रहूँ, एमएलसी रहूँ ना रहूँ, उससे कोई बहुत फ़र्क इससे पे नहीं पड़ने वाला है। अच्छा सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, कुछ राजनीतिक सवाल भी हैं। जिस तरीके से बिहार इलेक्शन की तैयारी हो रही है पूरी, उस पर क्या माइंडसेट है आपका? जिस तरीके से टिकट बंटवारे को लेकर के बीजेपी में भी तमाम बातें चल रही थी और आने वाला रिजल्ट जो बिहार का है उसको लेकर के क्या रिएक्शन है आपके? हम ये मानते हैं कि वहाँ पे जो कांग्रेस और आरएलडी जो ये इनकी जो पार्टी है तेजस्वी जी की, वो सरकार बनाएगी। आप सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन की अगर हम बात करें तो 246 सीट है और 256 उम्मीदवार महागठबंधन के उतरे हैं मैदान में। तो इसके लेके कहीं ना कहीं टिकट बंटवारे को लेके महागठबंधन में कुछ मैं आपको बताऊं, जब टिकट बढ़ता है, मैं फैक्ट पे बात करूंगा, तो ऐसा थोड़ी है कि एनडीए या बीजेपी में ऐसा नहीं हुआ। उसमें भी थोड़े मोड़े कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बनते हैं और बने भी थे। इसमें आपने अगर न्यूज़ देखी होगी तो बहुत दिनों तक चलता रहा, चिराग जी से चलता रहा, इनसे चलता रहा, उनसे चलता रहा, लेकिन वो धीरे धीरे सेटिल हो जाता है। इसमें तो कुछ नहीं है। 2-4 सीटों पे अगर कहीं ऐसी कोई चीज़ बनी भी है तो वो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और हम लोग बहुत होपफुल हैं, बहुत हमको उम्मीद है कि चूँकि जनता दुखी है इस सरकार से, इस गठबंधन से, और इन लोगों को हराएगी और वहाँ पे नई सरकार बनेगी। अब तक बिहार में 2 फेज़ का इलेक्शन हो चुका है और राहुल गांधी केवल एक बार बिहार के दौरे पे थे और बिहार का इलेक्शन है। ऐसे में जहां भाजपा ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं, ऐसे में राहुल गांधी गायब हैं।
और वो बिहार एक रैली करने के बाद अब तक बिहार दौरे पे नहीं गए, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मैं इस पे बहुत ज़्यादा कोई टीका टिप्पणी इसलिए नहीं कर पाऊँगा कि भाई मैं ठीक है हम लोग अलायंस में हैं, बट मैं कांग्रेसी प्रोग्राम या उनका कहाँ दौरा लग रहा, वो किस चीज़ में बिज़ी हैं, ये तो मैं नहीं जानता। और इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि वो हार्ड वर्कर हैं और दौड़ते रहते हैं, लेकिन वो कहाँ इंगेज हैं इसके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता। की बात आती है साजिद मासूम हत्या हुई। उसके बाद उसको न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी ने भी कोशिश की, मगर उसके परिवार का कहना है अभी मुझे न्याय नहीं मिला। आप कैसे उस परिवार मैं के गया साथ था वहाँ पे, गए? मैं गया कल था आप वहाँ गए पे, और मैं आज आपको बताऊँ, सच बताऊँ आपको, हमारे भी 2 बेटे हैं, इसलिए ये बात कह रहा हूँ। आप लोगों के भी होंगे, औलादें तो सबके पास हैं। मैं तो ये दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला ये जुल्म, ये ज़ाती, ये तकलीफ़ किसी दुश्मन को भी ना दे जिससे वो परिवार गुज़र रहा है। उनका मासूम बच्चा, उसको ले जाके हत्या कर दी गई। उसमें बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, कोई कहता है कि ऐसा हुआ, कोई कहता है वैसा हुआ। जो कार्रवाई हुई जिसमें पुलिस ने उनको गोली भी मारी है और वो जेल में भी हैं, यकीनन ये बात 200% सही है कि वो परिवार बहुत दुखी है और वो उससे संतुष्ट नहीं है। और उसका कहना ये है कि जो सरकार दूसरे मामलों में इस तरह के जघन्य अपराध जो होते हैं उसमें सरकार आप देखते हैं तुरंत तो घर ही बुलडोज हो जाता है ना। तो ये एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। और देखिए, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ईमानदार आदमी हूँ, इसलिए मैं जो मेरे दिल में है मैं भी कह रहा हूँ, वो नहीं, ये सवाल मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन लोकल पुलिसिंग पे भी तो सवाल उठ रहे हैं। देखिए, अब लोकल पुलिसिंग ने तो, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि लोकल पुलिसिंग ने अरेस्ट तो किया, गोली भी मारी, है ना। जो देखिए, मैं बैलेंस बात करूँगा, मैं ये नहीं कि किसी का विरोध करने के लिए विरोध करूँ। पुलिस ने उसमें गोली भी मारी है उनके पैर में, और इनकाउंटर भी हुआ, अरेस्ट भी हुए हैं, जेल भी गए हैं, और अदालत से वो छूटेंगे भी नहीं। लेकिन जो परिवार का सबसे बड़ा दुख है वो ये कहता है, और हम भी कहते हैं, परिवार के साथ मैं भी कह रहा हूँ, कि सेलेक्टिव एक्शन होता है। अगर यही किसी और समुदाय के लोग होते तो अब तक घर वर गिर गया होता। देखिए, और आपको मैं बहुत ईमानदारी से बताऊं, मैं घर गिराने का कभी समर्थन नहीं करूँगा। मैं तो, हम लोग तो इसके खिलाफ वाले। घर से क्या मतलब है, मैंने अपराध किया मैं भुगतूंगा। लेकिन चूंकि सरकार इसको प्राथमिकता देती है, अदालतों के रोकने के बाद भी ऐसा होता है, तो एक सवाल तो बनता है समाज में, और ये घूमता भी है, कि फिर वो एक सेलेक्टिव ही लोगों के लिए क्यों है। एक सेलेक्टिव समाज में के ही लोग अगर उसमें मुलजिम नाम आ जाए तो उनका आप सब उजाड़ देंगे। बाकी लोग चाहे जितना भी जघन्य अपराध करें, फिर उसमें कुछ नहीं होगा। तो ये एक प्रश्न तो है ही, अब समाज इसको तय करेगा, आने वाला दिन तय करेगा। एमएलसी साहब, एक सवाल और है कि जिस तरीके से दीपोत्सव के दिन मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंच से ये कहा कि राम यही लोग मज़ारों पर जाकर फातिहा पढ़ते हैं, सनातन विरोधी हैं, तो समाजवादी पार्टी पे ये गंभीर आरोप लगाया उन्होंने, तो इसको किस तरीके से काउंटर करते हैं आप? देखिए, ऐसा है, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, अब मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो समाज के हर धर्मों को इज्जत और सम्मान देती है। देखिए, दुनिया में कोई भी धर्म हो, वो आपस में नफरत करना नहीं सिखाता। अगर सचमुच में आप धार्मिक हैं, एक अच्छा अगर धार्मिक आदमी होगा तो वो पहले एक अच्छा इंसान होगा, और अगर अच्छा इंसान होगा तो उसकी ज़िंदगी में नफरत की कोई जगह नहीं होगी। पहले हम इंसान हैं, उसके बाद कोई इस्लाम मानता है, कोई सनातन मानता है, कोई क्रिश्चियन धर्म में होगा, कोई पंजाबी होगा, कोई कुछ होगा, सिख होगा, मगर पहले हम इंसान हैं। और आई एम सॉरी टू से, चूँकि हम अच्छे इंसान नहीं बन पाते, इसलिए हम ये कमज़ोर चीज़ों का, धर्म का सहारा लेते हैं, है ना। ये वो लोग वो करते हैं, धर्म और जाति का नारा लगाते हैं, जिनको अपने कर्मों पे भरोसा नहीं होता, और जिनको इस बात का यकीन नहीं होता कि हम मेरिट की बात करके भी चुनाव लड़ सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। विकास की अगर हम बात करें तो भी सरकार बनेगी, हम बेरोजगारों की बात करें तो भी सरकार बनेगी, हम किसानों की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें तो भी हम सरकार बना सकते हैं। जो लोग इस मामले में कमज़ोर होते हैं वो धर्म और जाति का नारा। अच्छा, आप सवाल बस ये है, सवाल ये है कि आप बसपा में भी रहे हैं, अभी हाल ही में मायावती ने रैली कर अपना दमखम दिखाया और उन्होंने 27 का आगाज़ ये माना जा रहा है, लेकिन रैली में वो लगातार सपा के ऊपर हमलावर रहे। उनका कहना है कि जिस पीढ़ियों को लेकर सपा साथ चल रही है, उसी काशीराम आवास को सपा वाले नहीं बनवाया, और उन्होंने मोदी सरकार को धन्यवाद दिया। इसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं ये बात सही है कि मेरा तो जन्म उसमें है, जो सच्चाई है वो थोड़ी छिप जाएगी।
मैं तो उसमें ही एमएलए हुआ, 2 बार हुआ, और मैं सिर्फ एमएलए ही नहीं था, मैं उनका फ्लोर लीडर भी था, मैं विधानमंडल दल का नेता भी था बसपा का। तो माननीय बहन जी को हम लोग मेरे लिए तो वो आदरणीय थी और आज भी हैं और हमेशा रहेंगी। मैं किसी भी दल में रहूं, जिनको नेता कहा, बहन कहा, तो उनका वही आदर सम्मान है। लेकिन मुझको ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि बहन जी को भी कुछ लोग गलत डाटा देते हैं या गलत चीज़ों को बताते हैं। ऐसा कुछ नहीं था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैं भी था उस वक्त, एमएलए भी था मैं। हम लोग मुद्दे उठाते थे और बहुत सारे मुद्दे लाते थे सदन में, और उस पर एक्ट भी उस सरकार ने किया था। मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। हो सकता है इस सरकार ने भी किया हो, मैं उस पर नहीं कहूँगा कि इन्होंने नहीं किया, उन्होंने किया। मगर मुझे इसमें ये लग रहा है कि बहन जी को कहीं न कहीं भ्रमित किया गया या गलत बात बताई गई है, गलत डाटा दिया गया। जो उन्होंने कहा कि अरे बहुत सारे पेड़ पालो, उस ज़माने में हम लोगों ने वो मुद्दा ले आए थे, हम लोग लाते थे, और उन लोगों ने काम भी किया और सदन में बताया भी कि देखिए हमने ये काम कर दिया। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि बहन जी को कुछ लोगों ने गलत डाटा दिया और जिसके आधार पे भरोसा करके उन्होंने ये बात कही। सर 27 के को लेकर के क्या रिएक्शन है? लास्ट सवाल। सरकार बनाएगी समाजवादी पार्टी, गठबंधन बनाएगा, जो हमारा गठबंधन है राहुल जी का, अखिलेश जी का, वो सरकार बनाएगी, जनता बनाएगी। जनता दुखी है, नौजवान बनाएंगे वो दुखी हैं, किसान बनाएंगे वो दुखी हैं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।